कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवाइज करो और आज चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन प्लांट, ठीक है। तो कल हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा था बेटा? कल हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। मैं आपको क्या पढ़ाया था? फैक्टर अफेक्टिंग है। C3 और C4 हम लोगों ने पढ़ लिया। तो एक बार आप लोग जल्दी से एक काम करो, आप लोग स्टार्ट करो। एक तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस, और एक पढ़ो आप लोग C3 एंड C4 में डिफरेंस। इन दोनों में से डिफरेंस याद करो, सही है? और मैं फिर आपसे सुन रहा हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर, ठीक है? कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो बेटा मैंने आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेसेंस में क्या क्या डिफरेंस बताए थे। जैसे हम लोग देखते हैं, एक तरफ अगर हम साइक्लिक की बात करें और एक तरफ इसकी बात करें, मैं बार बार ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे हम लोगों को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है? मैंने आपको साइक्लिक में बताया था, यहाँ क्या होता है बेटा? ओनली PS फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। यहाँ बोथ PS फर्स्ट एंड PS सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बताए थे आपको। दूसरा मैंने कहा था यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती है और यहाँ पे होती है। तीसरा मैंने कहा था यहाँ ऑक्सीजन लिबरेशन नहीं होता है और यहाँ पे होता है। ऐसे हमने आपको बताया था यहाँ पे ओनली ATP बनते हैं और यहाँ पे NADPH ATP दोनों बनते हैं, सही है? यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? फेरिडोक्सिन है। कौन होता है बच्चों? और यहाँ पे थियोफाइटिन। या अगर थियोफाइटिन नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा होगा? मैंने कहा था PQ, प्लास्टोक्यूनिन, ये लिखा होगा। अगर यहाँ पे भी ऐसा बोला था ना बच्चों तो लिखा होगा PQ, ठीक है? और ये सब आप इसमें होता है साइक्लिक मैनर में, और इसको हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं बच्चों? जेड स्कीम। इसका मतलब ये हुआ ये सब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के आपको पता है कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। और ये दोनों ही पॉइंट्स थे, दोनों ही हम बोल सकते हैं फॉस्फोरेशन के टाइप हैं, किसके? लाइट रिएक्शन के। हमने यहाँ पे पढ़ा था लाइट रिएक्शन। क्या पढ़ा था बेटा? लाइट रिएक्शन के बाद मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से क्या बनता है? ATP बनता है और NADPH बनता है।
और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अब हम एटीपी एनएडीपी का यूज करेंगे किसमें, डार्क रिएक्शन में। किसमें करेंगे? हालांकि एटीपी ऐसे नहीं बनते। मैंने आपको कीमो ऑस्मोटिक हाइब्रिडेशन समझाया था, जहां मैंने कहा था कि F1 F0 पार्टिकल होते हैं। थाइलेकोइड के ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, और बाहर क्या होनी चाहिए, कम। वो कैसे ज्यादा होती है अंदर? पहला मैंने बताया था कि जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है, आगे सभी पहले मैंने कहा था वाटर का स्प्लिटिंग होता है, तो आपको पता है थाइलेकोइड के इनर मेम्ब्रेन पे होता है, सही है। पहला होता है ये, जिससे ल्यूमेन में हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। दूसरा मैंने कहा था पीक्यू होता है हाइड्रोजन कैरियर, इसका मतलब बाहर से स्ट्रोमा से किधर फेंकता है वो, ल्यूमेन की तरफ। और तीसरा मैंने कहा था एनएडीपी जब रिडक्शन होता है तो बाहर के हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम। ठीक है, ये तीन तरीके थे जिससे क्या होता है, अंदर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की बढ़ जाती है और बाहर क्या रहती है, कम। और अगर ये बाहर कम रहेगी अंदर ज्यादा रहेगी तो इसका मतलब ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होगा, तो प्रोटॉन का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, अंदर से बाहर की तरफ। F1 F0 पार्टिकल से जब भी होगा तो कहाँ क्या बनेंगे, वहां पे एटीपी बनेंगे। क्या बनेंगे? इतना हम लोगों ने देखा था। इसके बाद कल मैंने आप लोगों को बच्चों पढ़ाया था C3 एंड C4। क्या पढ़ाया था? और मैंने आप लोगों को बताया था C3 और C4 में ये डार्क रिएक्शन का पार्ट होता है, और मैंने कहा था डार्क रिएक्शन में क्या होता है, एक तो होता है C3 साइकिल और एक होता है C4 साइकिल। बेटा इनके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ा था कल। मैंने वैसे आपको क्या क्या समझाया था वो थोड़ा समझा दे रहा हूँ आपको। मैंने पहले आपको ये बताया था C3 और C4 में आप लोग डिफरेंस पता होने चाहिए। मैंने हालांकि लिखवा भी दिए, लेकिन मैंने साइकिल के बारे में आपको क्या बताया था, मैंने कहा था C3 साइकिल में सबसे पहले हम C3 की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका अपना एक तो है, यहाँ देखो, अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं C3 की। C3 को क्या नाम से बोलते हैं बेटा, कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल क्या होता है, अगर हम बात करें तो CO2 को यूज करते हैं, और इस CO2 को यूज करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ये कौन सी सेल में होता है तो आपको पता है, मेसोफिल सेल में होता है। कौन सेल में होता है बेटा, ये साइकिल जो होता है वो होता है मेसोफिल सेल में, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने कहा था बेटा आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पे एक मेन एंजाइम होता है रुबिस्को। कौन सा होता है, और रुबिस्को का काम होता है, अगर उसका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, और CO2 के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो CO2 के साथ बाइंड कर जाएगा। अगर CO2 के साथ बाइंड करेगा तो मैंने कहा था अगर CO2 को ReBP को अगर CO2 से बाइंड करवाएगा तो बनाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और अगर ReBP किसके साथ बाइंड होगा, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। पता है आपको, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फो ग्लाइकोलेट। और आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है, इसमें एटीपी एनएडीपी खर्च हो जाते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा एंजाइम इनके पीछे कौन सा है, रुबिस्को। और हमने आपसे कहा था कि C3 साइकिल होता है उसका 3 स्टेप होते हैं। पहला कौन सा होता है, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजनरेशन। पता है सब बच्चों को, ठीक है। अगर आपको इतना पता है तो फिर C3 साइकिल कंप्लीट है। और अब हम बात करते हैं C4 साइकिल की। मैंने कहा था C4 साइकिल को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं हैच एंड सिलेक्ट पाथवे। C4 साइकिल जिसमें होती है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि C4 प्लांट्स। और C4 प्लांट में एक अजीब सी टेक्निक होती है, यानी कि बोल सकता हूँ एनाटॉमी होती है, इसे बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं बच्चों, तो अगर हम C4 की बात करें तो इसमें होती है क्रेंज एनाटॉमी। और क्रेंज एनाटॉमी अगर है तो इसका मतलब ये होगा कि इनके पास 2 टाइप के सेल होंगे, एक होंगे मेसोफिल सेल और एक होंगे बंडल शीथ सेल। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आउटर साइड में जो होते हैं वो होते हैं मेसोफिल सेल, और इनर साइड में क्या होते हैं, अगर ये मेसोफिल सेल है तो इनर साइड में होंगे
बंडल सी सेल। ठीक है, आप लोग ये बताओ मुझे मेसोफिल सेल की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था कि बंडल सी सेल जो होती है वो ऑक्सीजन और CO2 के लिए, ऑक्सीजन और CO2 के लिए इम्परवियस होती है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं सकता और CO2। अब अगर मैं रुबिस्को को यहाँ रख दूं, एंजाइम को यहाँ पे, तो आप बताओ कि यहाँ फोटो रेस्पिरेशन होगा? नहीं होगा। हम CO2 किस फॉर्म में लाएंगे? मैलिक एसिड फॉर्म में, और यहाँ पे हम C3 साइकिल करवा देंगे। बंडल सी सेल में अब क्या बना लेंगे? ग्लूकोज। ये समझ में आया आपको? हालांकि ग्लूकोज हमेशा कौन साइकिल से बनेगा? C3 साइकिल से। बस खाली C4 साइकिल उसका कितना साथ कर देती है कि मैलिक एसिड फॉर्म में CO2 को लेके आना होता है। सही है। और ATP एक्स्ट्रा 2 खर्च हो जाते हैं खाली। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे जो ATP खर्च होंगे वो कितने होंगे? 5 ATP और 2 NADPH। तो 5 का 30 ATP हो जाएंगे यहाँ पे, और 12 कितने होंगे? NADPH। और बेटा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे कितने ATP खर्च होते हैं, यानी कि 3 ATP होते हैं। तो 6 करोगे तो 18 ATP हो जाएंगे, और 12 क्या होंगे? NADPH। एक ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, और आपको मैंने साफ साफ लिखवा दिया है कि एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए जो केल्विन साइकिल और C4 साइकिल चलता है वो कितना टाइम चलता है? 6 टाइम। मुझे अभी लगता है कि अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो ये आपको कंप्लीट हो गया होगा, C3 और C4। मैंने कहा था किताब में एक टेबल बनी हुई है, अगर आपने वो कर ली अच्छे से तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर C3 C4 क्या है? कंप्लीट है। अब हम लोग जो टॉपिक की बात करेंगे वो बात करेंगे तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस अफेक्ट की बात करें तो क्या क्या हो सकता है भाई? जैसे प्लांट के पास अगर हम देखें तो इंटरनल कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में तुम्हारे क्या आ जाएगा? प्लांट का खुद का कैसे हार्मोन है उसके पास, जेनेटिक मटेरियल कैसा है उसके पास। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो सनलाइट हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, ये सबकी अवेलेबिलिटी बताएगी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना रहेगा। भाई एक मैंने कल आपको ये बताया था, एक लॉ था जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? तो मैंने सिंपल से कहा था कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मैंने कल भी आपको समझाया था कि ऐसा फैक्टर जो लिमिटिंग रहेगा, मिनिमम रहेगा, वो क्या करेगा? डिसाइड करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे मान लिया बेटा कोई प्लांट है, क्या है? कोई प्लांट है, जैसे ये कोई प्लांट है, और मैंने कहा था ये क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ये प्लांट कितना फोटोसिंथेसिस करेगा वो मैंने कहा था इसका कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा? मिनिमम फैक्टर, जो सबसे कम अमाउंट में होगा। जैसे अगर मैं आपको बताया प्लांट को CO2 की जरूरत पड़ती है, इसकी CO2, लाइट की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। सही है? ये मान लो बच्चों, मैंने ये कहा था अगर मान लिया हमें 100% फोटोसिंथेसिस करवानी है जितना प्लांट में होनी चाहिए, तो आप लोग बताओ कि मुझे चारों 100% देने नहीं पड़ेंगे? चारों चीज सही देंगे तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कितना होगा? 100% होगा। लेकिन यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो मैं CO2 दे दूं 120%, और मैं सोचूं कि मैंने CO2 भी 120% दे दिया है, इसका मतलब मैं ऐसा करूं कि 20% ज्यादा 80% कर दूं क्या? लाइट मान लो। और बेटा ये हम कितना करें? 100%, और ये भी करें 100%, तो क्या प्रोडक्ट में 100% होगा? नहीं, क्योंकि सबसे कम फैक्टर कौन सा है? 80%। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस को रेट डिसाइड कौन करेगा? लाइट। सही है? ये वही हिसाब हो गया कि अगर आपको खाना कितना भी दे दिया जाए, पानी साफ नहीं जाएगा, हम कैसे सर्वाइव कर जाओगे? सब कुछ एक अमाउंट में होना चाहिए ना। ऐसे प्लांट के लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन डिसाइड करता है? जो सबसे कम होता है वो करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिसाइड। जैसे मान लो बेटा यहाँ देखो, अगर मैंने ये तो मैं दे दूं 1000%, 1000 गुना, और मैं ये बिल्कुल ना दूं CO2, तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा? कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि एक फैक्टर क्या है? मिनिमम फैक्टर क्या है? CO2 एब्सेंट है। अगर मैंने इसको दे दिया 10%, अब प्लांट फोटोसिंथेसिस कितना करेगा? 10%। तो मुझे लगता है आपको लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर समझ में आ गया? समझ गए आप लोग? तो अब हम देखते हैं कि प्लांट के लिए कौन लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है, कौन सा ऐसा एक फैक्टर होता है जो फोटोसिंथेसिस क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं फैक्टर अफेक्ट में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग।
और ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप लोग किताब निकालो। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये लास्ट टॉपिक बचा है, और मुझे लगता है अच्छा चैप्टर था, आपको सब क्लियर हो गया होगा शायद। आप लोग बेटा थोड़ी मेहनत करो घर पे, और अभी छुट्टियों में आप लोग और अच्छे से मेहनत करना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेटा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया, कल कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, यहाँ तक पढ़ लिया था ना। चलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ फिर से, एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, कोई बात नहीं कह रहा है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। कह रहा था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूड क्रॉप प्लांट। आप लोग बताओ, क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये डिसाइड नहीं करेगा उस प्लांट का बायोमास कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। अगर मैंने आप लोगों से ये तक कहा था, एक होता है C3 प्लांट, एक होता है C4 प्लांट। बेटा C3 प्लांट क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन करता है, C4 नहीं करता है। तो आप लोग बताओ जो बायोमास ज्यादा तेजी से बढ़ता है वो किसका बढ़ता है, C4 प्लांट का, क्योंकि उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। अब आप लोग बताओ, अगर आपके फादर ने गेहूं का फसल लगाया है, किसका लगाया है, और गेहूं का फसल लगाया है, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो क्या गेहूं का दर आएगा, नहीं आएगा। तभी तो हमने देखा हो खाद वाद लगाते हैं, खाद जिंक जैंक क्यों लगाते हैं, सिर्फ प्लांट ग्रीन रहे बिल्कुल, और ग्रीन रहेगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बहुत तेज होगा, और तेज होगा तो इसका मतलब ये है कि उसका जो यील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो एक क्रॉप प्लांट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कौन, फोटोसिंथेसिस। अगली कह रहा है फोटोसिंथेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर, बोथ कह रहा है इंटरनल और, बेटा फोटोसिंथेसिस एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ इंटरनल फैक्टर भी होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं, दोनों पे डिपेंड करता है। भाई आप लोग ऐसे मान के चलो, आप लोगों की ग्रोथ किस बात पे डिपेंड कर रही है, इंटरनल फैक्टर पे और एक्सटर्नल। लेकिन हम लोगों की इंटरनल पे ज्यादा करती है, एक्सटर्नल पे कम करती है, और प्लांट की एक्सटर्नल पे ज्यादा करती है, प्लांट खाना ही एक्सटर्नल से बना रहे हैं, है ना, हम तो बना खा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत हो रहा है। अगली कह रहे थे प्लांट फैक्टर इंक्लूड द नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। आप लोग बताओ बच्चों, अगर मान लो कोई प्लांट है, उसकी लीफ का नंबर कितना है, उस लीफ का साइज कैसा है, उस लीफ का ओरिएंटेशन मतलब होता है प्लांट पे लगे हुए कैसे हैं, क्या इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस, करेगा। अगर मान लो किसी प्लांट की मैं लीफ सब हटा दूं तो वो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, कम करेगा, और अगर ज्यादा लीफ लगी है तो ज्यादा करेगा। सिंपल सा बात है, समझ सकते हो भी। म्यूजिबल सेल कहाँ होती है, लीफ में, और म्यूजिबल सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। जब लीफ ही नहीं रहेंगे तो प्लांट पे कहाँ से करेगा फोटोसिंथेसिस। हाँ, जीवित रहने के लिए थोड़ा बहुत करता रहेगा, ठीक है। अगले देखो कह रहा है बेटा इंटरनल CO2 से, अब देखो म्यूजिबल सेल भी डिपेंड करती है, एंड कह रहा है क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल में CO2 कंसंट्रेशन हो गया, एंड अमाउंट ऑफ क्या होगा, क्लोरोफिल। ये सारे के सारे फैक्टर होते हैं इंटरनल, कि उसके पास क्लोरोप्लास्ट कितना है, नंबर कितना है, क्लोरोफिल कितना है, लीफ का साइज कैसा है, लीफ का नंबर क्या है, म्यूजिबल सेल कितना है, स्टोमेटा कैसा क्या है, ये सब डिपेंड करेगा किस पे, फोटोसिंथेसिस पे। सब कौन से फैक्टर होते हैं, इंटरनल। अगर हम अगली बात करें बेटा, तो कह रहा है प्लांट और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक। अब जेनेटिक ए प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। आप लोग बताओ, कुछ जेनेटिक भी होता है भाई, जेनेटिकली अगर प्लांट का सीड ऐसा है कि वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, उसका सीड ही ऐसा है जेनेटिक तरीके से, तो फिर प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग दो तरह की फसल लगाते हैं, एक ऐसा प्लांट होता है इसकी दर बहुत ज्यादा होती है, एक ऐसा होता है इसकी दर क्या होती है, बहुत कम होती है। आपने देखा होगा ऐसे सीड होते हैं, पुराने सीड लगाते हैं तो उसकी दर ही होती है 2%। अगर सोचो किसी फसल का 2 क्विंटल बिया कट रहा है, क्यों, हाइब्रिड नहीं है वो, तो आप उसमें कितनी भी खाद लगा दो, कितना भी पानी लगा दो, कितना भी उसमें क्या कर दो, और क्या करते हैं, खाद पानी लगाते हैं ना, कितनी अच्छी जब मिट्टी हो, लेकिन 2 क्विंटल कटेगा, 2 क्विंटल का ही कटेगा, 10 का नहीं कटेगा। लेकिन हमने कोई हाइब्रिड सीड लगाया है तो वो अगर 6 क्विंटल बिया कट रहा है तो 6 का कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए जो खेती करते हैं वो लोग कौन सा सीड लेके आते हैं, अच्छा सीड लेके आते हैं। अब हम देखते हैं बेटा एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखो अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो कह रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। पहला कौन सा है बेटा,
कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी कितनी है। अब मान लो कोई प्लांट है, आपने कोई गमला लगाया, एक रख दो छत पे, एक रख लो यहाँ पे, तो प्लांट क्या ही बढ़ेगा। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्लांट दो टाइप के मौसम आते हैं, ठंडा आता है, गर्मी होता है, ठीक है, तो प्लांट जो ग्रोथ करता है वो ठंड में ज्यादा करता है गर्मी में, बताओ। प्लांट गर्मी में ज्यादा करता है और ठंड में। आपने पहले एक चैप्टर था, वो चैप्टर नहीं था, एक पार्ट था सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें हम लोग पढ़ते भी थे। एक होता है ये तुम्हारा विंटर वाला और एक होता है समर वाला, ठीक है। और समर के मौसम में क्या होता है, प्लांट का जो कैम्बियम रिंग होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है और वो ज्यादा तेजी से सेल को डिवाइड करता है और प्लांट ग्रोथ करता है। इसीलिए गर्मी में प्लांट क्या करता है, ज्यादा ग्रोथ करता है कंपेयर टू ठंडों के। अगले कह रहा है बेटा, फिर भी हम देख लेते हैं, कह रहा है एवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, दूसरा कह रहा है टेम्परेचर, ये भी डिपेंड करेगा, तीसरा CO2 कंसंट्रेशन, ये भी डिपेंड करेगा, और कह रहा है वाटर, ये भी डिपेंड करेगा। मतलब ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस कम करेंगे या फिर ज्यादा करेंगे। देखो क्या कह रहा है एज अ प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल दीज फैक्टर विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट द रेट, साथ साथ मिलकर सारे रेट को अफेक्ट करते हैं। हेंस दो several factor interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation. Usually one factor is the major cause. देखो साफ साफ कह रहा है is the one that limits the rate. एक फैक्टर ऐसा होगा जो पूरे फोटोसिंथेसिस ज्यादा करवा देगा या फिर कम करा देगा, ठीक है। कह रहा है hence at any point the rate will be determined by the factor available at suboptimal level. ऑप्टिमम करना समझते हो आप लोग? ऑप्टिमम लेवल वो लेवल होता है जिसपे कोई भी चीज 100% मतलब 100% मतलब हाई हो सबसे ज्यादा। जैसे मान लिया कोई एंजाइम है हमारे, अगर हमारे एंजाइम्स 30 डिग्री टेम्परेचर पे बहुत अच्छे बात काम करते हैं, आप लोगों अगर आपका पूरा वर्क का एफिशिएंसी आता है कि 30 डिग्री का टेम्परेचर है उस पर बेस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को अगर ज़्यादा कम करोगे ज़्यादा करोगे तो आपका एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है तुम्हारा ऑप्टिमम कितना हो जाएगा, 30। ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, अगर उससे बढ़ाओगे और कम करोगे तो क्या होगा, नुकसान। एक बात और है, अगर आप लोग ऐसे में सोचना, जैसे कोई प्लांट है, अब तुम सोचो कि यार वाटर प्लांट को चाहिए होता है, अब मैं पानी लगाता रहा हूँ उसमें, लगातार पानी लगाता रहा हूँ तो प्लांट बेकार हो जाएगा। आपने देखा भी होगा, तो बार बार आती है तो क्या हो जाते हैं, प्लांट बेकार नहीं रहते क्या। ऐसे ही आपने अगर CO2 कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा, अरे भाई प्लांट के लिए क्या, आपके लिए भी तो ये रूल फॉलो करता है। अब मान लो आपके लिए बताया गया कि दूध बहुत फायदेमंद होता है, पिया करो। अब ऐसा सुनना कि अब मान लिया आपको बता दिया कि 1 गिलास पियो या 2 गिलास पियो, अब आपने कहा सर ने बताया बहुत फायदेमंद, तो 4 गिलास पी रहे हो, वो भी 2-2 लीटर पी रहे हो, तो क्या होगा बताओ। वो फायदा करने की जगह क्या करेगा, आपको बीमार कर देगा, समझ रहे हो, आपको फायदा नहीं होगा, आप बीमार हो जाओगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बैठता है कि ज्यादा चीजें ज्यादा अगर करोगे तब भी बेकार और कम करोगे तब भी बेकार। When several factor affect any biochemical process, एक है ब्लैकमैन्स 1905 में साइंटिस्ट आए थे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लेकर दिया था। कह रहे comes into effect this states the following, इन्होंने क्या कहा था, देखो जो अभी मैंने बताया था लॉ ऑफ मिनिमम वो ही था। देखो कह रहे if a chemical process is affected by more than one factor then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimum वैल्यू। बेटा कह रहा है कि ये केमिकल प्रोसेस जो अफेक्ट होती है वो एक से ज्यादा फैक्टर से होती है, बात ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेट को डिटरमाइन करेगा वो कौन करेगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। साफ साफ उसने लिखा हुआ है, तो इसमें साफ साफ लिखा है अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइन। डिटरमाइन कौन कर रहा है, देखो बाय द फैक्टर व्हिच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम। मिनिमम का मतलब सबसे कम, जो सबसे कम होगा वो क्या करेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करेगा। अगले कह रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो कह रहा है इट इज द फैक्टर व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज, यानी कि जो ऐसा फैक्टर जो डायरेक्टली अफेक्ट करे और जिसकी क्वालिटी क्या हो सबसे ज्यादा कम हो। तो सिंपल सा लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर का सिंपल सा मतलब यही है कि अगर कितने भी फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को, लेकिन सबसे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिसाइड करेगा वो करेगा जो फैक्टर सबसे क्या होगा, कम होगा, यानी कि इसकी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। समझ गए बेटा। अब हम लोग के बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल लाइट CO2 कंडीशन द प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसिस इफ द टेंपरेचर इज वेरी लो।
दिस लीफ इज गिवन द ऑप्टिमम टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। कह रहा है एक लीफ ले ली मैंने और कह रहा है वहां पे हम लोग वाटर भी दे रहे हैं, वहां पे सनलाइट भी दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर हमने क्या कर दिया 0, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू क्या हो गई टेम्परेचर, और जब ये बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। समझ गए? अब हम लोग ये करके बात करते हैं बेटा कि किस चीज का कितना इफेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस पे। सबसे पहला किसकी बात हो रही है बेटा, लाइट की बात हो रही है, यानी कि सनलाइट आती है सन से, उसकी बात हो रही है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि सनलाइट, आप लोग बताओ अगर आपसे कोई पूछे कि धरती का पूरा मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है, सन ही है भाई। प्लांट ही है, प्लांट खाना नहीं बनाएंगे सन से, तो फिर एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर होगी। और अगर सन से ही सबसे पहले क्या होता है एनर्जी की स्टार्टिंग होती है, प्लांट खाना बनाते हैं, उसके बाद प्लांट को हम खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी ट्रांसफर होता है, ये सब चल रहा है ठीक है। और हर किसी का अगर फूड चेन स्टार्ट होता है वो किससे होता है, ग्रासेस, यानी कि ग्रासेस का मतलब क्या है प्लांट से। अब ये मत कहना कि सर प्लांट से, हाँ मुझे पता है डेड सब्सट्रेट भी होता है, लेकिन डेड सब्सट्रेट जो है वो भी कौन होगा, अगर एनिमल होगा तो प्लांट पे डिपेंड रहा होगा कोई ना कोई उसका पूर्वज, और अगर प्लांट होगा तो कोई बात ही नहीं ठीक है। तो लाइट की हम बात करते हैं सबसे पहले, ये ग्राफ बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा ये है लाइट इंटेंसिटी, क्या है लाइट इंटेंसिटी, और ये क्या दिखा रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मैं लाइट इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन एक ऑप्टिमम वैल्यू तक। कब तक, ऑप्टिमम वैल्यू तक। उसके बाद आप रेट लाइट इंटेंसिटी कितना ही बढ़ाना, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ऑप्टिमम वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। अब बेटा यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपसे, अगर वो आपसे ये कहे लीनियर का मतलब समझते हो, लीनियर का मतलब यही तो है कि यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब ये अगर आपसे कोई ये कहे कि बताओ लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का लीनियर ग्राफ रहेगा वो कब तक रहेगा, तो आप पता है क्या बोलोगे मिनिमम लाइट में। कब रहता है मिनिमम लाइट में, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो मिनिमम लाइट। बेटा मैक्सिमम लाइट में नहीं रहता है, क्योंकि मैक्सिमम में तो कांस्टेंट हो जाएगा, और मिनिमम का मतलब क्या है कि जब आप मिनिमम लाइट है, लाइट को बढ़ाते रहोगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता रहेगा। तो ये कब तक रहेगा मिनिमम लाइट में, लीनियर ग्राफ रहता है, और बाद में क्या रहता है कांस्टेंट। क्योंकि आप लोग बताओ फिर हम लाइट एक प्लांट को जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, उसके बाद हम कितना भी लाइट बढ़ाएं लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, और अगर हमने हद से ज्यादा बढ़ा दी लाइट तो बेटा ये फोटोसिंथेसिस कम भी हो जाएगा, ध्यान रखना, बढ़ेगा नहीं बल्कि और कम हो जाएगा। आपने पता है आपको फोटो ऑक्सीडेशन होने लगता है, और फोटो ऑक्सीडेशन होगा तो उसका मतलब फोटोसिंथेसिस होना बंद कर देगा प्लांट। समझ गए? तो ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कह रहा है वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट व्हाइल डिस्कसिंग द लाइट एज अ फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। लिखा है यहाँ पे, देखो बेटा ये स्टार मान लो आप लोग, बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 सक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी, ना कि हाई। अगर वो पूछे कि बताओ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट का अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो कौन सी लाइट में, तो आप क्या बताओगे मिनिमम लाइट में, यानी कि लो लाइट में, ना कि हाई लाइट में। समझ गए? और ऐसे बेटा स्टूडेंट बहुत पूछता है, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगले कह रहा है एट हायर लाइट इंटेंसिटी gradually the rate does not show further increase as other factor become limiting। अब इसका मतलब समझे आप लोग, ये कह रहा है कि अगर मैं सनलाइट और बढ़ा दूंगा तो जो और फैक्टर होंगे वो किसके तरह काम करेंगे, लिमिटिंग की तरह, तो वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिसाइड करेंगे, ना कि लाइट करेगा। ठीक है? जैसे मान लो मैंने सारे के सारे ऑप्टिमम वैल्यू पहुंचा दिए 100% पे, अब बेटा लाइट में 120 कर दूंगा तो बकाया फैक्टर कैसे रहेंगे 100 पे रहेंगे ना, तो वो लिमिटिंग बन जाएंगे। समझ गए? अगले कह रहे हैं व्हाट इज द इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट लाइट सैचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। अभी कितने अच्छी बात बता रहा है, कह रहे हैं प्लांट को इतनी चाहिए खाली जितनी सनलाइट आएगी उसका 10% बस। मतलब मैं मान सकता हूं कि अगर उसका पूरी लाइट का 10% भी मिल जाए प्लांट को तो इसका मतलब क्या है प्लांट अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस कर लेगा।
एक्सेप्ट भी है बेटा, एक्सेप्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे लाइट बहुत कम पहुंचती है। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, अब कह रहा है एक्सेप्ट कौन है बेटा इसका, प्लांट्स इन शेड और इन अ डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रियली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। आप लोग बताओ कोई ऐसा प्लांट है जो कहाँ रहता है, जंगल में है, और जंगल में वहां पे क्या है, लाइट पहले से कम पहुंच रही है। तो इसका मतलब या तो वो प्लांट, देखो एक बात और सुनो आप लोग बेटा, यहाँ पे लिखा है रियली लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर, इसका मतलब समझ लो आप लोग खाली बस, रियली का मतलब क्या होगा। आप लोग ये बताओ मुझे, अगर कोई प्लांट ऐसा है जो विदाउट सनलाइट के भी मतलब थोड़ा बहुत मिल जाए सर्वाइव कर सकता है, तो उसके लिए क्या वो लिमिटिंग फैक्टर रियली नहीं बन जाएगा। इसका एग्जांपल वैसा ही हो गया जैसे आप लोग में बहुत बच्चे ऐसे होंगे देसी नहीं खाते होंगे, कोई ऐसा है यहाँ पे जो नहीं खाता देसी, लड़कियों में होगा, लड़कों में तो कोई नहीं होगा, कि लड़कों को तो मिल जाए, कुछ ही मिल जाए। तो अब सुनो, और इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना देसी खाना नहीं खाते होंगे, उन्हें लगता होगा कि घी नहीं होगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे भी लोग होंगे यहाँ बैठे हुए। अब आप लोग बताओ घी की जरूरत ज्यादा किसे है, जो ज्यादा खाता है, तो इसका मतलब इनके लिए तो वैसी जरूरत नहीं है, तो इनके लिए घी क्या बन जाएगा, रियली लिमिटिंग फैक्टर, इन्हें घी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए आप लोग, इसके इनके लिए लिमिटिंग फैक्टर अगर पूरा हम खाने का शेड्यूल देखें तो उसमें रियली लिमिटिंग फैक्टर कौन होगा इनके लिए, घी। जो लोग खाते नहीं है तो उन्हें मतलब ही नहीं है। ऐसा ही सनलाइट मान लिया, एक प्लांट ऐसा है जो विदाउट सनलाइट तो हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए हाईली लिमिटिंग फैक्टर कौन रहेगा, सनलाइट। लेकिन एक प्लांट ऐसा है जो यहाँ भी ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए लाइट क्या होगा, बहुत कम लिमिटिंग फैक्टर, सही है, उसके लिए और ज्यादा। तो समझ गए आप लोग, तो ये ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ भी स्टडी बनाओ। अगर आपसे कहा जाए कि डेंस फॉरेस्ट है जहाँ पे छाया प्लांट रहते हैं, जो घने जंगल होते हैं भी छाया में रहते हैं, इसका मतलब उनके लिए सनलाइट क्या होता है, रियरली होता है, क्या, लिमिटिंग फैक्टर। एक आपने प्लांट देखा होगा मनी प्लांट, नाम एक दो बार बता चुका हूँ, वो कहाँ लगता है, वो तो अंदर भी लगा सकते हैं, घर के अंदर जहाँ लाइट बिल्कुल नहीं पहुंचती है। तो आप लोग बताओ उस मनी प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर लाइट कैसा रहेगा, रियरली बहुत कम रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट है नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस, लेकिन ये ध्यान रखना, आप लोग ऐसा नहीं सोचते कि फोटोसिंथेसिस नहीं करता होगा, बेटा करता होगा, लेकिन उसके लिए बहुत कम सनलाइट में भी काम चल जाता होगा। अब आप लोग ये तो समझदार हो कि सनलाइट आ रही, डायरेक्ट नहीं पड़ रही, लेकिन यहाँ लाइट के फोटोन वगैरह तो आई है, तो कुछ ना कुछ उसे मिल जाता होगा, वो कर लेता होगा फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अब जेनेटिकली मॉडिफाइड इतना ज्यादा प्लांट हो रहे हैं कि कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, और आने वाले टाइम में देखना ऐसा भी संभव कर देंगे साइंटिस्ट कि प्लांट को आप घर के अंदर भी ग्रो ज्यादा नहीं करेंगे, आम का प्लांट तो नहीं करा सकते यहाँ पे, लेकिन इतना तो कर देंगे कि आप फ्लावरिंग प्लांट थोड़े बहुत घर के अंदर लगा लो तो हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन आ रहा है। अब तो भाई साइंटिस्ट इतना दिमाग लगा रहे हैं कि बहुत सारे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा प्लांट की इतने ज्यादा मॉडिफाइड आ रहे हैं। जैसे आपने अंगूर देखे हो, अंगूर अब जो आते हैं क्या उनमें सीड आते हैं, आप लोग मार्केट से लेकर सीड होते हैं क्या उनमें, नहीं होते हैं। और आपने पहले वो वाले खाए जो घर पे होते थे, खाए आप लोगों ने, उसमें कितने सीड होते थे, उसमें खाली सीड ही होते थे बस, उसमें खाली मुंह में लो सीड ही निकलता था बस, 2-3 सीड तो मोटे हैं। अरे घर वाले जो घर पे होते थे हमने देखा है, मेरे घर पे था प्लांट उसका। और अब जो मार्केट में आते हैं उसमें सीड नहीं आते, तो ये सब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड खेल है। ऐसे ही मैं चाहूंगा 2-3 फलों में और कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक संतरा हो गया संतरा में सीड होते हैं, खाने का मन ही नहीं करता। दूसरा तरबूज में, है ना, ये होना चाहिए। तीसरा अगर हो सके तो नींबू वगैरह में, अब एक तो नींबू का भी सीड बहुत बेकार लगता है। जैसे आपने देखा है शरबत वगैरह या आप लोग दाल वगैरह में डालते हो, धोखे से अगर मुंह में चला जाए तो पूरा मुंह ही बेकार हो जाता है, मुझे लगता है खाना मत खाओ, छोड़ो यहाँ से। नहीं कभी चला जाता धोखे से, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2-3 चीजों को और करना चाहिए वैसे कायदे में, सीड वाला। चलो अभी देखते हैं, कह रहे इंक्रीज इन, बेटा यहाँ देखो, कह रहा है इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन फोटो। मैंने कहा था अगर लाइट बहुत ज्यादा देने लगे तो भी क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेशन। क्या होगा, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा फोटो ऑक्सीडेशन। और बेटा यहाँ पे होने की जगह फोटोसिंथेसिस क्या होगी, कम होने लगेगी।
समझ गए? तो समझ सकते हो आप लोग? चलो अगले हम बात करते हैं बेटा CO2। इसकी बात करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका भी सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग प्लांट में जरूरत पड़ती है वो होना चाहिए 0.03 से 0.05 तक, लगभग 5 तक होनी चाहिए। देखा यहाँ पे, हाँ 4-5 तक चल जाता है काम। लेकिन अगर 0.05 से अगर ज्यादा हुआ CO2 कंसंट्रेशन, अब आपको लग रहा है ज्यादा होगा तो प्लांट को फायदा हो जाएगा, लेकिन फायदा नहीं होगा। प्लांट के लिए वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक। क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, और प्लांट फोटोसिंथेसिस करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। समझ गए? तो ये भी अच्छा। एक बात और बताओ, अगर मैं सनलाइट की बात करूं, थोड़ा सा समझ लो, तो C3 और C4 प्लांट में कौन से ऐसे प्लांट होंगे जो ज्यादा सनलाइट में सर्वाइव कर जाएंगे और कम सनलाइट में नहीं कर पाएंगे? ऐसे कौन से प्लांट होंगे, इसे समझो आप लोग। C4 प्लांट एक्सट्रीम कंडीशन सर्वाइव कर जाते हैं कंपेयर टू C3 के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर C3 का हम ऑप्टिमम देखें तो 25 से 30 बैठता है लगभग, और उसका कितना होता है, 35 से 40 होता है, ठीक है, ऊपर होता है, 40 के करीब होता है। तो देखो यहाँ CO2 की बात कर रहा है, क्या कह रहा है ये, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये मेजर है। आप लोग बेटा यहाँ पे सरल नहीं ना चीज समझ रहे हो, इसको करते रहो आप लोग जहां जहां आपको लगे अंडरलाइन वगैरह। कह रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं बिटवीन कितना है, 0.03 से 0.04%। कह रहे हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05 से 1% तक। तो कह रहे हैं कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट, बियॉन्ड दिस द लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। और वो कितना होता है, 1%। अगर 1% पे जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्लांट के लिए टॉक्सिक। कितने पे, 1%। अगर 1% से ऊपर हो रहा है या 1% हो रहा है तो प्लांट के लिए क्या होगा, टॉक्सिक होगा, और प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अब ये कह रहा है C3 और C4 की बात करें। बेटा आप लोग मुझे ये बताओ खाली बस, अगर मैं दो प्लांट लेता हूं, एक लेता हूं C3 प्लांट और एक लेता हूं C4 प्लांट, मैंने आप लोगों से ये कहा था, अगर मान लिया C3 प्लांट है, कौन सा है, C3 प्लांट है, तो आपको ये पता है कि C3 प्लांट में, ध्यान सुनना, C3 प्लांट में ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो प्लांट क्या करेगा, फोटो रेस्पिरेशन, और अगर CO2 ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। और C4 प्लांट में कम हो, CO2 ज्यादा हो, कोई ज्यादा फर्क, फोटो रेस्पिरेशन तो प्लांट नहीं करेगा। ये समझ में आया आपको? अब मैं आपसे ये कहूं कि बताओ C3 और C4 प्लांट में जो ए लिमिटिंग फैक्टर से ज्यादा वर्क करेगा वो कौन से प्लांट में करेगा, C3 में। किसमें करेगा, C3 में बेटा, क्योंकि C3 में अगर CO2 कम हुई तो प्लांट तुरंत क्या असर कर देगा, फोटो रेस्पिरेशन। ये समझ में आया आपको? समझ गए आप लोग? जैसे C3 में मैंने कहा था, अगर बेटा अगर मान लिया CO2 के 1200 मॉलिक्यूल है कितने, और ऑक्सीजन कितने 1000, तो ये 200 मॉलिक्यूल तक फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर इससे कम हुआ CO2 तो तुरंत ये क्या करने लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन C4 में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो किस प्लांट के लिए है, C3 के लिए। किसकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहना, CO2 की। समझ गए? ठीक। तो देखो यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कह रहे थे C3 प्लांट एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन। लिखा है एट लो लाइटिंग कंडीशन नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन एट हाई लाइट इंटेंसिटी both C3 C4 plants show increase in the rate of photosynthesis। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है जो लो लाइट कंडीशन होगी तो जो प्लांट के लिए CO2 कंडीशन रहेगा उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो प्लांट क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। कह रहा है व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इज दैट द C4 प्लांट शो सैचुरेशन कितना दिखा रहा है बेटा, 360 कितना दिखा रहा है, और जबकि C3 के लिए कितना दिखा रहा है, increase CO2 concentration and saturation is seen only beyond कितना है, 450। अब आप लोगों को ज्यादा लिमिटिंग किसके लिए है, C3 के लिए, क्योंकि C3 की ज्यादा चाहिए, मैंने कहा था अभी। और कह रहा है दिस करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू, लिखा तो है C3 प्लांट। यहाँ पे आप लोग स्टार बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। CO2 ज्यादा लिमिटिंग किसके लिए रहेगा, मैं आपको ऐसे से ध्यान रखना, जो घी खाता है ज्यादा, जो बिल्कुल नहीं खाता है। अब जो ज्यादा खाता है उसके लिए लिमिटिंग ज्यादा रहेगी, और जो नहीं खाता उसको क्या फर्क पड़ता है, हो ना हो कोई मतलब ही नहीं, वो तो खाना उतना ही खाएगा। और जो घी हमेशा खाता है उसका मतलब क्या होगा
कि अगर घी नहीं होगा तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो खाना कम खाएगा, और घी होगा तो वो ज़्यादा खाएगा, है ना। तो इसीलिए CO2 अवेलेबिलिटी ज़्यादा लिमिटिंग किसके लिए रहेगा, C3 प्लांट के लिए। ध्यान रखना आपको बेटा, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हम फंस जाते हैं, जब ऑप्शन में लिखा होता तो हमें ध्यान नहीं रहता यार, बताया था सबने किसके लिए, आप लोग ध्यान रखना है सेकेंडरी जो जोड़ में। अगले कह रहा है फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसंट्रेशन, लिखा भी है, बाय शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी, हैज बीन यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप सच एज टोमेटो हो गया एंड बेल पेपर, दे आर अलाउड टू grow in कार्बन डाइऑक्साइड enriched atmosphere that lead to higher yield। अब यहाँ ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है, मैंने आप लोगों से ये बताया था, मैंने आप लोगों से ये कहा था, मैंने कहा था बेटा C3 होते हैं C4 होते हैं। अगर C3 प्लांट में CO2 कंसंट्रेशन कम हुई तो वो क्या करने लगता है, फोटो रेस्पिरेशन। अगर फोटो रेस्पिरेशन कर लेगा तो उसका बताओ, उसका क्या यील्ड कम नहीं होगा, कम होगा ना, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो कम होगा। C4 करता नहीं है तो उसका ग्लूकोज हमेशा बनता है, इसका मतलब उसका यील्ड क्या रहता है, ज्यादा रहता है, बायोमास तेजी से बढ़ता है, ठीक है। अब अगर मुझे C3 का बायोमास जल्दी से बढ़ाना है, मैं सोचूंगी टमाटर यहाँ लिखा है, टमाटर जल्दी आए और अच्छे आए, ज्यादा आए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे वो ऐसे करूंगा ना, CO2 कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहे, हमेशा ज्यादा रहे, मतलब धोखे से भी कम ना हो, वरना यील्ड क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब ये है कि हम C3 के लिए क्या करें, ये लिखा है, हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हाउस क्रॉप। ग्रीन हाउस क्रॉप का मतलब है कि जहाँ पे C3 का लेवल हम बढ़ा सकें, वो सॉरी CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा सकें, और जब ज्यादा रहेगी इसका मतलब क्या होगा कि उनका यील्ड भी क्या रहेगा, ज्यादा, और ये हायर यील्ड लिखा है। क्लियर हुआ? तो हम लोग ये वाला समझ गए, CO2 वाला क्लियर हुआ बेटा? चलो पढ़ो एक बार। आप लोग सो रहे क्या, जाग रहे सब लोग? सो मत आप लोग, वरना मुझे भी नींद आ जाएगी, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, वसीम रहा हूँ कि मैं अभी आया था तो कोई प्रदीप भाई ने वो कोड भराया, मैं चलता रहूँगा पूरा। आप लोग रिस्पॉन्स दोगे तो मैं चलूँगा, समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोग भी सोए मत करो क्लास में, ठीक है? रिस्पॉन्स कौन समझते हो, जो पढ़ा रहा है उसका रिस्पॉन्स देना। चलो एक बार रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ना है। और बेटा हम लोग बहुत मेहनत करो, अभी टाइम में ज़्यादा है, मेहनत करनी चाहिए आपको, सही है। और अभी यहाँ पे छुट्टी पड़ने वाली है और एक दिन क्लास है बस, उसके बाद तुमको लगेगा जैसे 1 महीने के लिए चले गए ना, क्योंकि छुट्टी मुझे लगता है पूरी साल में पहली बार ऐसा होता है ना, 4 बार छुट्टी पड़ती है पूरी साल में, ऐसा पहली बार होगा। मतलब वैसे पड़ जाती है मुझे पता है, लेकिन जो जैसे हमारे लिए तो पहली बार ऐसा होता है इस साल में कि 5 दिन की घंटे छुट्टी मिल जाती है पूरी साल के अंदर, 365 दिन के अंदर। और अभी कितने 5 दिन की रहेगी ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना, थर्सडे तक है। और मुझे लग रहा है मैं शायद 7-8 साल में एक ही टाइम होता है दीपावली के, तो 5 दिन घर पर रुकता हूँ। वही मैं कोशिश करूँगा संडे को शाम को ही जाऊँ, तो मंडे को सो जाऊँ, क्योंकि 4 दिन घर पर रुकना बड़ा ऐसा काम है, अच्छा काम है। और आप लोग बेटे 4-5 दिन पढ़ाई करोगे बहुत अच्छे से, मुझे पता है आधे बच्चे तो ये भूल जाएंगे, नीट तैयारी करते नहीं करते ये भूल जाओगे, डरवाने की क्लास भी लगती है। शुक्रवार को मैसेज आएगा तो पता लगेगा अच्छा यार कोचिंग जाना होता है। तो मैं कह रहा हूँ आपको ये बायोलॉजी को पढ़ाता भी है क्या करेगा। चलो बीच में क्लास एक कर दे दूंगा जैसे फ्री हुआ, नहीं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, घर पे मैं आराम से ले सकता हूँ।
क्योंकि तुम लोगों का टाइम पास होता हो जाता होगा, मेरा होता नहीं टाइम पास, बिल्कुल ये बात है। चलो आगे बढ़े हम लोग। देखो मैंने यहाँ पे CO2 के बारे में फिर बता दे रहा हूँ एक बार। मैंने क्या बताया, मैंने कहा CO2 जो होती है लगभग लगभग कितनी होती है, 0.03 से 0.04 तक। अगर 5% से ज्यादा हुई तो क्या होगा, मतलब 1% तक उस प्लांट के लिए क्या रहता है, टॉक्सिक रहता है, मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस करना कम बंद कर देगा। दूसरा मैंने कहा आप लोगों को ध्यान रखना ऐसे है कि C3 प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। इसका मतलब उनके लिए CO2 लेवल क्या रहना चाहिए, ज्यादा। अगर कम हुआ तो वो क्या करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। इसका मतलब ये हुआ C4 में कम रहे ज्यादा रहे, लेकिन वो हमेशा ही क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो इससे हमें पहले ही पता लग गया कि लिमिटिंग किसके लिए रहेगा, C3 के लिए, सही है। और ज्यादा जो लिमिटिंग रहेगा वो इसके लिए रहेगा, C3 प्लांट के लिए रहेगा, यानी कि C3 प्लांट के लिए CO2 कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए। क्लियर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं टेम्परेचर, किसका आते हैं बच्चों, तापमान, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर इतना ज्यादा, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताओ खाली बस, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा तो उस टाइम पे लाइट रिएक्शन ज्यादा इफेक्ट डालेगी या डार्क रिएक्शन, ज्यादा इफेक्ट कौन सी रिएक्शन पड़ेगा, लाइट पे डार्क पे, जल्दी बताओ, लाइट पे डार्क पे बताओ। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट बढ़ेगा लाइट पे बढ़ेगा ज्यादा या डार्क रिएक्शन पे, लाइट पे। कितने बच्चे लाइट वाले बताना, अरे मैं कोई मारूंगा वरना आपको बता दोगे तो क्या दिक्कत है भाई, साफ सही सही बोला करो हैं बेटा। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा डार्क पे, पता है क्यों, आपको ये लग रहा होगा डार्क पे क्यों पड़ेगा, लाइट तो जरूर नहीं है डार्क के लिए। बेटा टेम्परेचर का मतलब होता है, टेम्परेचर से अफेक्ट कौन होते हैं, एंजाइम। और डार्क रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। मैंने कहा था कि अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा करोगे तो इफेक्ट सबसे ज्यादा किससे पड़ता है, डार्क पे क्यों पड़ता है, क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शन कौन सी है, डार्क रिएक्शन। और जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी उसका इफेक्ट किससे पड़ेगा, टेम्परेचर, ना कि सनलाइट। आप लोग सनलाइट और टेम्परेचर डिफरेंस समझते हो ना। दूसरा सुनो, अगर आप सबको क्या बताओ लाइट का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, तो आप कहोगे लाइट रिएक्शन पे। किस पे पड़ेगा, लाइट रिएक्शन पे, क्योंकि बेटा लाइट रिएक्शन, लाइट का मतलब और टेम्परेचर का मतलब बिल्कुल डिफरेंस है, अलग अलग बिल्कुल। टेम्परेचर का मतलब ये हुआ, जैसे मान लिया कोई एनिमल है, आप समझ लो अपने ऊपर, अगर मान लिया ठंड होती है, ठंड उस टाइम पे आप लोग बताओ 10 बजे कितना टेम्परेचर रहता होगा, मतलब ठंडा ही रहता है, अच्छा ठंडा रहता है, और लाइट तब भी होती है। और अगर गर्मी है तो उस टाइम पे भी लाइट रहती है, लेकिन टेम्परेचर कितना रहता है, ज्यादा रहता है। इसका मतलब टेम्परेचर का मतलब क्या है, बिल्कुल अलग है। अगर लाइट मान लिया आ रही है और टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा है, तो उसके एंजाइम क्या करना कर देंगे, एंजाइम एक्टिविटी बंद कर देंगे। क्योंकि मैंने कहा है कोई भी एंजाइम एक ऑप्टिमम लेवल के टेम्परेचर पे मैक्सिमम वर्क करता है। अगर उससे कम हुआ है, ज्यादा हुआ, तो क्या करना बंद कर देगा, वो एक्टिविटी बंद कर देगा। तो अब आपको पता है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में सबसे जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो कौन सी है, डार्क रिएक्शन। इसका मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, डार्क रिएक्शन पे, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे कह रहे थे डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक, लिखा तो पहले पॉइंट लिखा है आर टेम्परेचर कंट्रोल though the light reaction are also temperature sensitive, they are affected to a much lesser extent. C4 plant respond to higher temperature and so higher rate of photosynthesis, while C3 plant have a much lower temperature optimum. ठीक है, तो मैं पहली का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रहता है वो C3 का रहता है कम और C4 का ज्यादा। कह रहा है टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट दे हैव आर एडेप्टेड टू। अभी टेम्परेचर का मान लो आप लोग, जैसे एक नागफनी है, अब नागफनी का प्लांट कहाँ होता है, डेजर्ट में होता है, और वहाँ टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, तो इसका मतलब वहाँ हो जाएगा। अब एक तुम आम का प्लांट अगर वहाँ लगा दो कैसे हो जाएगा, क्योंकि आम का प्लांट कब रहता है, कम टेम्परेचर, यानी यहाँ के मौसम में रहता है।
अब आप जाओ पोलो की तरफ, अब पोलो की तरफ जाओगे तो वहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, माइनस रहता है, तो वहाँ के प्लांट अगर यहाँ लाओगे तो वो नहीं हो पाएंगे। समझ गए आप लोग? तो टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि प्लांट कौन सा कहाँ पे होगा। दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ, एक बात और बताऊँ बेटा, जैसे सपोज मानो हमें तो पता लग जाता है कि यार चलो अब अक्टूबर आ गया, नवंबर आएगा, दिसंबर ठंड बहुत पड़ेगी, सही है, हमें ये काम करना है, ठंडों में गर्मी में काम करना है, काम का मतलब कपड़े चेंज करना है ना। अब अगर हम बात करें प्लांट्स की, जैसे प्लांट्स में मान लो फ्लावर आते हैं प्लांट में, जैसे आम का प्लांट है, आपको पता है मई की तरफ फ्लावरिंग होती है ना, तो आम के प्लांट को कौन बताता है कि भाई मई आ गया आप फ्लावरिंग करो, लेकिन सब एक साथ फ्लावरिंग करने लगते हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरे गांव के प्लांट जनवरी में कर रहे हैं और तुम्हारे इधर के प्लांट अप्रैल में कर रहे हैं, और जिसका जब मन हुआ अक्टूबर में कर रहा है, ऐसा नहीं करते ना, सब एक साथ मई में करते हैं, चाहे तुम्हारे गाँव हुआ मेरे गाँव हुआ। ऐसा कौन कहता है उनके प्लांट से? तो बेटा जो प्लांट्स होते हैं वो स्टिमुलाई लेते हैं, वो किससे लेते हैं? इन्हीं चीज़ों से, एटमॉस्फेयर से। जैसे टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, किसका होता है? टेम्परेचर का। टेम्परेचर सेंसिटिव बहुत मतलब प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव। आपने जैसे आप गेहूँ की फसल धान की सीजन नहीं कर सकते और धान की फसल गेहूँ की सीजन नहीं कर सकते, हालांकि दोनों मौसम में निकलती है, लेकिन इफेक्ट किसका होता है? टेम्परेचर का। समझ गए? तो प्लांट ही वजह सेंसिटिव होती है टेम्परेचर से। क्या है बेटा? ट्रॉपिकल प्लांट हैव अ हायर टेंपरेचर, लिखा भी है, ऑप्टिमम देन द प्लांट एडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट्स। तो यानी कि जो आपको पता है, जो अगर टुंड्रा जैसे पोलो जैसे साइडों में है तो वहाँ पे ऑप्टिमम क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, और इधर साइड में ऑप्टिमम क्या रहेगा? कम रहेगा। हालांकि इंसानों में भी ऐसा होता है, प्लांट की बात क्या है, इंसानों में नहीं क्या? अगर कोई पोलो की साइड में रह रहा है तो पता है उसको माइनस में रहने की आदत है, माइनस टेम्परेचर रहने की आदत है, तो उसे माइनस ही अच्छा लगता है, उसके लिए ऑप्टिमम वही बन गया है। और हम लोग इधर रह रहे हैं, अब मान लो एक आदमी है, एक आदमी मान के चलो आप लोग आ रहा है पोलो साइड से और उसने दिल्ली में हेलीकॉप्टर रोका, तो वो क्या बोलेगा? ये कहेगा कितनी गर्मी है यहाँ पे देश में कितनी गर्मी बढ़ती है। और अगर मान लो एक आदमी कहाँ से आ रहा है? वेस्ट इंडीज से, उसने अपना हेलीकॉप्टर रोका यहाँ पे, तो क्या कहेगा? कितना अच्छा मौसम है। तो डिपेंड किस पे किया कि वो कहाँ रह रहा है, उसका ऑप्टिमम क्या है। सही है? अब कोई भाई पोलो से आएगा तो वो तो यही कहेगा कि जल गया बिल्कुल, इतनी गर्मी है। और कोई अगर वेस्ट इंडीज से आएगा तो यही कहेगा, अब मुझे पता नहीं है वेस्ट इंडीज गर्मी पड़ती है ना वैसा, क्योंकि काले लोग होते हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं इतना ज़्यादा मैंने भूगोल पढ़ा नहीं है भाई, तो मैं मान के चलता हूँ वेस्ट इंडीज में होता गर्मी पड़ती है तभी काले हैं वो। तो वेस्ट इंडीज लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो कहेंगे कितना ठंडी है, और हमें यहाँ पे क्या लग रहा है? और मैंने आपको बताया है हम लोग बोलो मत, अगर आपको लगता है कि यार कहाँ पैदा हो गए, ऐसा कभी लगता है आपको? लगता है? क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है। मैं आपको बता दूं बेटा, अगर देखा जाए तो हम सबसे अच्छे एरिया में पैदा हुए। क्यों हुए? आप लोग भारत में पैदा हुए हो, भारत कहाँ पे? इक्वेटर पे है। आप यहीं रह के ठंडी का भी मजा लेते हो, आप यहीं रह के गर्मी का भी मजा लेते हो, आप यहीं रह के बारिश का भी मजा ले रहे हो, और आप यहीं रह के बसंत का ही मजा ले रहे हो, मतलब सारे मौसम में ले रहे हो, आप सब मौसम देख रहे हो। बेटा ऐसे ऐसे देश है ना जहाँ वो जानते नहीं कि गर्मी क्या होती है, और ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ वो जानते नहीं ठंडी क्या होती है, वो खाली फोटो में देख लेते होंगे, वीडियो में देख लेते होंगे। सब तो टूर नहीं कर सकते ना उधर। अब कोई पोलो पे रह रहा है, उसका देश दूसरे कैसे आ सकता है वो? और उसके यहाँ तो हमेशा 24 मंथ 12 मंथ मतलब क्या रहेगी? ठंडी रहेगी, गर्मी तो ना हुई कभी, बर्फ ही रहेगा हमेशा। और बताओ सोचो, अरे वो तो छोड़ो, आप जम्मू साइड में अपनी भारत में देख लो, अब मैं पोलो की बात कर रहा हूँ, जहाँ वहाँ के लोग जानते ही नहीं गर्मी होती क्या है और गर्मी में कैसा लगता है, उन्हें पता ही नहीं होगा जी। और ऐसे ऐसे देश भी है ना हमेशा ही बारिश होती है, हमेशा ही बारिश होती है। जैसे आपने सुना है मानसराम है, कोई मानसराम, मैंने तो गूगल में पढ़ा था मानसराम, वहाँ हमेशा बारिश होती है। अब सोचो वो लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे जहाँ उन्हें यही पता है कि बारिश देखना है बस खाली। तो आप पहली बात तो बहुत अच्छी जगह हो जहाँ आप लोग यहाँ पे हर चीज का एंजॉय करते हो। दूसरा सबसे अच्छा बात है कि आप भारत में भी कहाँ पैदा हुए हो? पीलीभीत में। ये भी आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर कहीं पैदा हुए तो दिल्ली साइड में कानपुर में पानी की तरफ जाते, कम से कम पानी तो मिलता है आपको अच्छे तरीके से। आप लोग अगर मुझे देखा जाए
सबसे जो अच्छा शहर है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और अगर पॉल्यूशन कम है तो कौन सा है? पीलीभीत है। इससे अच्छा कौन हो सकता है? जहाँ इतना ज़्यादा जंगल है, वन है, इतना ज़्यादा पेड़ है, आपको शुद्ध हवा मिल रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी कम है। आप अगर घर जा रहे हो तो आपको पता है मैं घर पहुँच जाऊँगा। आप दिल्ली में बस से बैठोगे, सुनो, दिल्ली में बस से बैठोगे, आप उतरोगे तो आपको पता नहीं होगा कि मेरा फ़ोन मेरे पास ही होगा या पर्स मेरा पास ही होगा, नहीं होगा, पता नहीं कब कट जाए, समझ रहे हो? यहाँ तो बेफिक्र, बल्कि यहाँ तो ऐसा है कि आप लोग कटने का छोड़ो, आप लोग बैठ के सो भी जाते हो। जैसे आप यहाँ से बरेली जाओ रोड से, मैं तो हर बार सो के जाता हूँ, मतलब ईयरफोन लगा के सो गया बस, आप मुझे पता है बरेली अभी 1 घंटा रहेगा, सो जाता हूँ और बेफिक्र सोता हूँ। ऐसा भी नहीं मैं देखूंगा बाद में यार मोबाइल कहाँ है, ऐसा भी नहीं, उतरूंगा आराम से, पता नहीं घटेगा। और आप दिल्ली में समझ करना कभी भी धोखे से भी, अगर आप ऐसे किए तुरंत हम मोबाइल गायब, और ऐसे किए मैं आपको बताऊंगा, मैं शायद बताया था आपको, मैं पेपर देने गया था नीट का, आज से 5 साल पहले की बात है, देहरादून, क्योंकि उस टाइम घूमने का शौक था, तो मैंने कहा देहरादून डालते हैं, घूम के आएंगे मंसूरी, पता सक्सेस नहीं होना है, पहली साल की बात थी, पहले दूसरी साल की बात थी। हकीकत आने में क्या है भाई, जो नहीं होना है नहीं होना है, हकीकत से क्यों भागते हो हम लोग, हकीकत का आया करो। तो क्या हुआ, हमने देहरादून डाल दिया। अब उस टाइम पे आपको पता होगा, उस टाइम पे ना तो इतने ज़्यादा ये फोन पे वगैरह थे, ये तो अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि आधार कार्ड से कहीं पैसे निकाल लो, फोन पे इतना चल जाएगा। तो अब तो लोग, तुम्हारे पास 1 भी रुपया ना हो, मेरे पास कभी 1 भी रुपया नहीं रहता, हमेशा फोन में रहते हैं, कभी भी नहीं रहता। एक बार तो ऐसा होगा, मैं यही खाना खा रहा था तो अब मैं फोन पे करूँगा, हो ही ना। अब सुनो, अब मैं बड़ा परेशान है, मैंने कहा बेइज्जती हो जाएगी तो, क्योंकि मैं रुपया रखता नहीं होता, मैंने मतलब ATM से निकालते ही तो होंगे कहाँ से, कभी नहीं निकाल, 10 रुपये की चीज़ कोई चीज़ लेता हूँ फोन पे से। तो अब वो मैं बड़ा परेशान, मैं आधा घंटा तक करता रहा, वो हो ही ना। अब मैं कहूँगा यार बड़ा परेशान, खाना खा लिया मैंने होटल पे। वक्त की बात, उसका वेटर जो था वो मुझे जानता था, ये सर वो कैसे जानता था, वो जहाँ मोहल्ले में रहते हैं वो उसी मोहल्ले का था, मैं उसे नहीं जानता था ये कौन है। तो बोले, वो मैं बोला मास्टर साहब कैसे परेशान हो, मैंने कहा यार फोन पे नहीं हो रहा है और ये मुझे जानते भी नहीं लग रहा है। अरे बोले जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं, तुम वहाँ रहते हो, मैंने कहा मैंने बोले की बात नहीं, कल आ जाना, कल दे देना। तो मैंने कहा बच गया जरूर। फिर मैं गया रूम से रुपये लिए, तुरंत दे के आया, तब मैंने पढ़ाया। तो ऐसा हो जाता है कभी। तो अब मैं वो कहानी पाता हूँ, तो क्या हुआ, देहरादून पे पता है मैं जा रहा था, पीछे से मेरे सामने पर्स लेके भाग गया। ये देखो मैंने ऐसा नहीं सो रहा हूँ मैं, मतलब तुम चल रहे हो, तुम्हारा इतनी हिम्मत कैसे सकती किसी में कि पीछे से पर्स निकाले और ले जाए, इतनी हिम्मत। और वो पता है उसने, ऐसे लोग कैसे करते हैं, चुपके से निकाला और उसने ऐसे तुरंत डाल दिया बराबर में लाइन पे, उसने ऐसा नहीं कि अपने पास रखा। अच्छा एक बात और होती है, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो पर्स रखते हैं, एक वो होते हैं जो पर्स मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पैसे रुपये रख लेते हैं। लेकिन मेरी बात रही है 8-10 साल हो गए, मैंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी पैंट में पर्स ना रहा हो, कभी भी, चाहे रुपये इतने नहीं है लेकिन पर्स है। अब पर्स में क्या डॉक्यूमेंट्स है मेरी इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड, ATM वगैरह सब है। और लेकिन मैं कभी भी बिना पर्स के पैंट नहीं पहनता हूँ, मतलब मुझे ऐसे, मतलब मुझे आदत बन गई है ना पर्स होना चाहिए। अब क्या हुआ, तो ऐसे आदमी का तू पर्स कैसे निकाल लेगा, जब मेरी आदत ही है पर्स रखना। अब मैंने कहा यार ऐसे किया, पर्स नहीं, मैंने कहा तुरंत देखा, मैंने कहा इधर आ, बोला क्या, मैंने कहा पर्स दे, अभी तू नहीं निकालना है क्योंकि अभी इससे पहले था। बोला अरे देख लो। फिर वो क्या हुआ, इतने तो भागा मेरे हाथ छूट के, मैं समझ गया, मैंने कहा बेटा पर्स तो दे। फिर मैंने पुलिस वाले कहते हैं पकड़ो, इससे पर्स निकाला है, उसने पकड़ा तो बोला वो बड़ा है, मैंने कहा चल ठीक है। तो ऐसे अब सोचो तुम ऐसे शहर में कैसे रह सकते हो, हम लोग पीलीभीत में सेफ है ना, कि आप लोग कितनी उस अच्छे से जाते हो। तो ये है कि आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे जगह पैदा हुए। अगले बेटा था वाटर, क्या है वाटर। अच्छा ये बताओ मुझे, वाटर का डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, कैसा पड़ता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट तो नहीं पड़ता, डायरेक्ट पड़ेगा थोड़ा पड़ता है लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता है, इनडायरेक्ट ज्यादा पड़ता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, वाटर अगर प्लांट के पास नहीं जाएगा तो आप लोग बताओ, चलो मान लेते हैं वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वाटर स्प्लिटिंग, लेकिन तब भी प्लांट थोड़ा बहुत काम चला लेगा, किससे, लाइट रिएक्शन से, इससे वो साइक्लिक वाले से कैसे चला लेगा। लेकिन वाटर का इनडायरेक्टली इफेक्ट कैसे पड़ता है, अगर पानी नहीं जाएगा, सुनो बोलो तो मिनरल्स नहीं जाएंगे मिट्टी से। दूसरा अगर पानी नहीं जाएगा तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन क्लोज नहीं होंगे, तो लीफ कैसे जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी, तो सनलाइट भी नहीं पड़ेगी लीफ पे। आपने देखा नहीं है,
भाई गन्ना वगैरह में अगर पानी लगाना है तो हम कैसे पता लगाते हैं? उसकी लीफ जब कलर कर जाती है तो पता लगता है कि पानी लगाना है, मतलब मुड़ जाती है तो ये पता लगाते हैं। अब मुड़ने का मतलब सरफेस एरिया अगर किसी की लीफ का कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा? वो प्लांट कम करेगा। तो वाटर का जो प्लांट पे इफेक्ट पड़ता है वो कैसा पड़ता है? इनडायरेक्टली, ना कि डायरेक्टली। समझ गए? तो देखो वाटर का कह रहा है इवन दो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट वो वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन, लाइट इसमें पड़ती है इसकी आपको पता होगा। कह रहा है द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। वाटर स्ट्रेस कॉज द स्टोमेटा क्लोज हेंस रिड्यूसिंग द CO2 वाटर अवेलेबिलिटी। अब आप लोग बताओ स्टोमेटा अगर वाटर की कमी होगी स्टोमेटा क्लोज रहेंगे और क्लोज आएंगे तो CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब CO2 नहीं आएगा प्लांट के पास। तो वाटर का क्या पड़ता है? इनडायरेक्टली इफेक्ट। तो कह रहा है बेटा बी साइड वाटर स्ट्रेन आल्सो मेक लीफ बिल्ड। लीफ क्या होती है? बिल्ड मतलब मुड़ जाती है। और कह रहा है 10 रिड्यूसिंग सरफेस एरिया, लीफ का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? मतलब मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि अगर लीफ का सरफेस एरिया कम होगा तो वैसे ही सनलाइट कम पड़ेगी। तो वाटर का इनडायरेक्टली इफेक्ट ज्यादा पड़ता है कंपेयर टू डायरेक्टली। क्लियर हुआ? तो चैप्टर हो गया बेटा, और इस चैप्टर का ये ठीक है हो गया। और आपको मुझे लग रहा है अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मुझे लग रहा है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। हालांकि आज मैं चैप्टर क्वेश्चन भी लगाऊंगा, ठीक है, शाम को ही आज। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हो और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो अभी। और जो इसके बाद चैप्टर हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा है? रेस्पिरेशन। कौन सा बेटा? क्योंकि अभी तक आपको रेस्पिरेशन का नॉलेज नहीं है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। आपने ब्रीथिंग पढ़ लिया है, वो रेस्पिरेशन नहीं है, वो ब्रीथिंग है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमने ह्यूमन जियोलॉजी का पढ़ा था वो खाली ब्रीथिंग समझाया गया था कि ऑक्सीजन कैसे अंदर तक पहुंचता है और CO2 कैसे आता है। लेकिन अब हम एक्चुअली पढ़ेंगे कि सेल के अंदर जाके ऑक्सीजन का क्या होता है और जो हम खाना खा रहे हैं तो उससे कैसे एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, बच्चे भी कम क्यों आ रहे हैं भाई? साफ सफाई कर रहे हैं क्या घरों की? दीपावली आ गई ना, लड़कियां नहीं करती हैं, है ना? अभी क्या कोई प्रोग्राम भी चल रहा है JMG वगैरह में? क्या चल रहा है? कुछ होता है, दिवाली कार्निवल होता है कुछ नाम से है। ये चैप्टर हो गया बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले आज थोड़ा बेसिक समझेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पहले मैं समझाऊंगा आपको और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ऑप्शन है
हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट ना क्या तो क्या दिक्कत सुनना रेस्पिरेशन में हायर प्लांट पढ़ेंगे यानी कि रेस्पिरेशन प्लांट लिखा है ना चैप्टर का नाम। चलो हायर बता देता हूँ तो ऐसा भी बात नहीं। क्योंकि वरना आप कहने लोगे कि हायर प्लांट करना करते हैं लोअर प्लांट भी करते हैं। ठीक है चलो बेटा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रेस्पिरेशन। पहले आप लोग मेरी कोई बातें सुनो। सबसे पहले आप लोग बताओ मुझे बेटा बोलो मत हमको थोड़ी देर आप समझ लो। पहले मुझे सिंपल सा इतना बता दो खाली क्या रेस्पिरेशन प्लांट और एनिमल में एक जैसा होता है या अलग अलग टाइप से होता है? प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। रेस्पिरेशन क्या प्लांट और एनिमल्स में अलग अलग टाइप से होता है एक जैसा होता है? पहली बात एक जैसा होता है कोई डिफरेंस नहीं होता। दूसरा क्या आपको लगता है कि जैसे आपने खाना खाया बेटा डिफरेंस हम प्लांट में कितना है? बस इतना है कि प्लांट खाना खुद बनाया और हमने खाना खाया। आपने ग्लूकोज क्या लिया? प्लांट से लिया, पहुंचाया सर तक तो ग्लूकोज ही, और प्लांट ने ग्लूकोज खुद बनाया। इतना ही डिफरेंस तो है। अब आते हैं सेम पे। आपको ये लगता है कि आपने खाना खाया और आपको एनर्जी मिल गई? नहीं। क्या ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपने खाना खाया और आपको एनर्जी तुरंत ही मिल गई? अब आप एकदम खाना खा के अब आपको लग रहा है कि अब तो मैं सबको क्या कर दूंगा। चलो ठीक है आपके पास हम क्या बोलते हैं वो तो आप जानते हो। जैसे आपने देखा नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कोई मुर्गा खा के आया था गाँव में मैं रेडी बता रहा हूँ आपको। मैं अभी दीपावली जाऊंगा तो उसके बाद मैं आपको 4-5 स्टोरी सुनाऊंगा क्योंकि मैं घर पे जाता हूँ तो मैं ये चीज़ें बहुत नोटिस करता हूँ कि अभी क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखा बहुत मजेदार बात चलती है। आप देखती होगी मैं आपको जो गाँव से आता हूँ देखती होंगी। हालांकि मैं भी गाँव से ही हूँ लेकिन मुझे मजा बहुत आता है ये चीज़ देखते हुए। तो बेटा आपने देखा कोई मुर्गा खा के आया सपोज, तो वो अगर 4 लोगों के सामने आया है तो मुझे लगता है वो दूसरी तीसरी बात में कही देता है यार कुछ ना कुछ तरीके से बता देगा कि मैं मुर्गा खा के आया हूँ। कुछ नहीं कहेगा तो ऐसे ही दांत करेगा। जैसे आप कहोगे क्या खाया है तो कहेगा मुर्गा लेके आए थे या कुछ नहीं कहेगा तो ये कह देगा बहुत महंगा चल रहा है। उसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? नार्सिसिज्म। क्या बोलते हैं? आत्ममुग्धता। आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद में लगता है बहुत अच्छा हूँ दूसरे को मतलब नहीं दूसरा क्या कह रहा है होता है। लड़कियों में होता है लड़कों में होता है। जैसे अगर सपोज मानो कोई ऐसा जैसे किसी बॉडी बन गई तो 2-4 बार और सब लोगों के सामने ऐसे जरूर करेगा चाहे उसकी बॉडी देखे कोई ना देखे फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसे खुद में लगता है यार मैं तो स्मार्ट लग रहा हूँ। बेटा ऐसे ही आपको पता होगा अब वो ये भूल जाता है कि जो मैंने मुर्गा खाया है उसकी एनर्जी बाद में मिलेगी। अभी उसके पास कोई एनर्जी उसकी नहीं मिली है लेकिन उसे लगता है नहीं अभी तो मेरे पास बहुत एनर्जी है। तो मैं आपको वहां से लेकर चलता हूँ। आपने खाना खाया कि आपको तुरंत एनर्जी मिल गई? नहीं। आपका खाना डाइजेस्ट होगा, पहले तो जाएगा फिर डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के बाद हमारा सेल उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद आप जो सांस ले रहे हो ऑक्सीजन ले रहे हो अंदर उसके द्वारा फूड का ऑक्सीडेशन होगा तब जाके कहीं हमें माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एटीपी मिलेंगे। तो ये प्रोसेस क्या इतना आसान है और ना ही इतना छोटा है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आपको एटीपी कैसे मिलते हैं, एनर्जी कैसे मिलता है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप लोग ये समझो कि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होना और हमें एनर्जी का मिलना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए कोई सेल है बेटा, यहाँ देखो ये सेल है, आपने ग्लूकोज खाया या लिया कुछ भी किया, ग्लूकोज लिया, इसका ब्रेकडाउन होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसका पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया और उससे हमें क्या मिल गया? और ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस हुआ? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आपने ऑक्सीजन लिया CO2 छोड़ा। इसका मतलब होता है ब्रीथिंग। क्या होता है?
हम लोग बहुत अच्छे ऐसे होते हैं कि आप बताओ रेस्पिरेशन डेफिनेशन क्या होती है, तो वो एक ही बात बोलता है, ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना। बेटा ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना ब्रीथिंग होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है हमें ATP मिलना और फूड का ब्रेकडाउन होना। ब्रेकडाउन मतलब बाहर से नहीं, अंदर सेल के अंदर होना, ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। तो हम लोग अगर बेसिक से मैं आऊँ, बिल्कुल मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, अभी आप समझ लो खाली बस। अगर मैं यहाँ बेसिक समझाऊँ आपको, तो आप लोग एक बात समझो, अगर हम यहाँ देखें रेस्पिरेशन की बात करें बेटा, किस बात करें? तो जो रेस्पिरेशन होता है वो बेसिकली होता है दो टाइप से। कितने टाइप से होता है? दो टाइप से। अब आपको अजीब लगेगा बड़ा, आपको पता लगेगा कि सारे में एक जैसा होता है, सब में लगभग जैसा होता है, आपने बहुत पहले ही पढ़ाते हैं, बात आप भूल जाते हो। दो टाइप से होता है, एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा होता है? एरोबिक। और बेटा एक कौन सा होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, समझ लो। अगर मैं एरोबिक की बात करूं तो बेटा यहाँ पे ये होता है, हम इसलिए इसको एरोबिक बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। और एनारोबिक के लिए कोई जरूरी नहीं ऑक्सीजन हो, तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो? अच्छा ये बताओ, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया भी होनी चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी रेस्पिरेशन हेल्प करता है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होनी चाहिए, और यहाँ होना हो फर्क नहीं पड़ता है, बेसिकली नहीं होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एब्सेंट। आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया समझ रहे हो? सेल में हमने पढ़ा था सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरा सुनो बच्चों, एक बात मुझे और बताओ, अगर मैं एक बात करूं आपसे, आप लोग मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर चलो मान ले, क्या ह्यूमन में एनारोबिक होता है? ह्यूमन होता है, मसल्स में होता है। अब आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोग लग रहा हो कि सर क्या फर्क पड़ता है अगर हम लोग एनारोबिक कर लें, ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लिया आप लोग बीमार हो या गैस सिलेंडर होता है कि बहुत सिलेंडर, सॉरी गैस सिलेंडर कह रहा हूँ, बहुत नहीं सिलेंडर जो ऑक्सीजन वाला होता है। अभी कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, मतलब थी, सॉरी बहुत थी, और ऑक्सीजन नहीं थी, तो सिलेंडर की वो सप्लाई दिक्कत हो रही थी। अब आप कहो सर हम ऑक्सीजन एरोबिक ना करके कौन सा कर लें, तो फर्क पड़ेगा? बेटा बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो, हमारे पूरे खाने को कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए, और अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऑक्सीजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतना बड़ा इफेक्ट होता है, यहाँ होता है बेटा कंप्लीट ब्रेकडाउन। क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन किसका है? ग्लूकोज का। और यहाँ कैसा होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। अब आप लोग सोचोगे कैसे सर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो इतना इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक ग्लूकोज से 38 ATP मिलेंगे एनर्जी मॉलिक्यूल, और यहाँ हमें एक ग्लूकोज से कितने मिलेंगे? ओनली 2 ATP। अब आप लोग एक बात सोचो, एक ग्लूकोज से जहाँ हमें 2 ATP मिल रहे हैं और एक ग्लूकोज से कितने मिल रहे हैं? 38। अगर आपको इतना काम करने के लिए, अभी जितना आप लोग खाना खाते हो उसका आपको इतने ATP लेने के लिए आपको कितना खाना खाना पड़ेगा? 19 गुना ज्यादा। यानी कि अभी आप 3 टाइम खाते हो, फिर कितना खाओगे? 60 टाइम। 60 टाइम का मतलब पूरे दिन खाना ही खाते रहोगे, तब भी एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी। समझ गए आपको? दूसरा, अगर वो कहे कि ग्लूकोज एरोबिक कहाँ पे होता है, एनारोबिक कहाँ पे होता है, तो आप ध्यान रखना। एक तो बेटा होता है, एग्जाम्पल की बात करें, ईस्ट, आपने पढ़ा है ईस्ट एनारोबिक करता है जहां बनता है इथेनॉल, क्या बनता है? और दूसरा होता है मसल्स। मसल्स कभी भी करने लगती हैं, वहां पर एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो करती हैं, और आपको पता है ईस्ट के द्वारा क्या बनता है? इथेनॉल, जो शराब बनती है, और साथ में क्या बनता है? CO2। और यहाँ मसल्स में जब होता है तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है बच्चों? दूसरा अगर हम बात करें ये कहाँ होता है, तो मैं कहूंगा ऑल एनिमल्स और ऑल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स एंड
किन्हें छोड़ के बेटा? इन्हें छोड़ के। समझ गए? सब में कौन सा होता है? एरोबिक। तो मतलब ये हुआ कि सारे के सारे एनिमल ऐसे ही करते हैं, एरोबिक करते हैं। तो हमको एरोबिक पढ़ना है इस चैप्टर में और हमको एनारोबिक भी पढ़ना है। तो आप लोग चाहो तो ये नोट कर लो पूरा। ये चैप्टर का नाम डाल के रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लिख रहे हैं आप लोग? मौसम भीड़ बहुत चल रही है, ट्रेन वगैरह में भीड़ बहुत चल रही है अभी। हाँ देखिए
समझ लिया? क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? लिख दिया बेटा सब बच्चों ने? तू था? अरे नहीं बताया? अरे एंडोक्राइन सिस्टम के हाँ बताओ। अभी नहीं जाना है, अभी रुकना है थोड़े देर, 10 मिनट रुको। आप लोग के सब लोग लेट जाते हो क्या? तो कोचिंग इवेंट्स करवा दें बताओ। मैंने आप दीपावली बात करवाएं, अभी 2 दिन बचे खाली। 1:30 3:30 1:30 से 4:30। चलो ठीक है, लेकिन दीपावली के बाद, ठीक है? अभी 2 दिन बचे खाली, क्या टाइम डिस्टर्ब होगा? चलो हम लोग ये समझ गए, ये क्लियर होगा? अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि हमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, हमें एटीपी कैसे मिलते हैं, ठीक है? वो समझे हम लोग? समझे? ये देखिए सब बच्चों ने, देखो अगर हम बेटा यहाँ पे देखें कि कैसे हमें एटीपी मिलते हैं और कहाँ पे क्या होता है, तो पूरा एक बना दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि हमें 1 ग्लूकोज से 30 एटीपी कैसे मिलते हैं। कितने बेटा? 30 एटीपी कैसे मिलते हैं, आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको पता है एक सेल है, क्या है? एक सेल है, और आपको पता है इसमें काम किसका है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका है माइटोकॉन्ड्रिया काम है, तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको तो माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, तभी होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको पता है ग्लूकोज आता है। क्या आता है? ग्लूकोज आता है, और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, ठीक है? और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ये साइकिल को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? और ये 2 मॉलिक्यूल बेटा बोलो मैं आपको, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं 2 एसिटाइल कोए में। ये मैं रफली बता रहा हूँ आपको, हालांकि सब बताएंगे हम लोग, कॉमन साइकिल पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? लिंक रिएक्शन बोलते हैं। और इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि अगर हम बात करें, ये यहाँ पे करवाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक साइकिल होता है, इसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? और बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल चलता है 6 टाइम, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्रेब्स साइकिल चलता है 2 टाइम। कितनी बार चलता है? क्योंकि यहाँ पर 2 एसिड कोई एक ही मॉलिक्यूल है, तो 2 बार चलेगा ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलता है? 2 टाइम। अब अगर बात करें हमें मिलता क्या है, तो देखो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, यहाँ से जो एटीपी बनते हैं वो बनते हैं 4। कितने बनते हैं? 4 एटीपी बनते हैं। बेटा ध्यान समझ लो, इंपॉर्टेंट है। और 2 एटीपी हो जाते हैं खर्च।
इसी में, तो नेट गेन कितना होगा 2 एटीपी, और यहां से 2 NADPH2 बनते हैं। कितने बनते हैं? ठीक है, ये बनता है ग्लाइकोलाइसिस से। अगर हम लिंक रिएक्शन की बात करें तो यहां से हमें मिलता है 2 NADPH2, और यहां से अगर हम बात करें तो एक क्रेब साइकिल से हमें मिलता है 12 ATP। अगर हम 2 की बात करेंगे तो कितना मिलेगा 24 ATP। अब आप लोग बताओ मुझे, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 ATP हो गया, और अगर 2 NADPH की बात करूं तो आपको पता है बेटा एक NADH2 में कितने होते हैं 3 ATP, और अगर हम एक FADH2 की बात करें तो कितने होते हैं 2 ATP। तो अभी मैंने FADH2 की काउंट नहीं किया है, खाली NADH2 की बात कर रहा हूं। तो आप लोग ये बता दो खाली मुझे, अगर यहाँ 2 NADH है तो कितने ATP हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8। तो ग्लाइकोलाइसिस से मुझे कितने मिल गए 8 ATP। अगर मैं लिंक रिएक्शन की बात करूं तो 2 NADH2 है, तो यहाँ हमें कितने मिलेंगे 6 ATP। और बेटा आप लोग बताओ, और इससे हमें कितने मिले क्रेब साइकिल से 24 ATP। तो टोटल हो गए 24 से 30 और 38 ATP। तो हमें ऐसे मिलते हैं 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP 38 ATP। समझ गए आप लोग? अब आप लोग कहोगे सर हमें फिर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, एनारोबिक होता है, तो वहां कौन से ATP नहीं मिलते हैं? तो हमें पता है कौन से मिलते हैं वहां पे, खाली ये वाले बस 2 ATP। क्योंकि बेटा NADH2 से ATP तब मिलते हैं VTS होता है। आपको पता होगा एक साइक्लोस्म और होता है यहाँ पे जिसे बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझ गए आप लोग? तो ये हमें पूरा पढ़ना है, आपको इसे बना लो बेटा जल्दी से। चलो आप चले जाना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बना लो कल आपको कौन बना रहे हो बच्चे? तब क्या कौन होनी चाहिए? इसमें देखिए ना, आप कॉपी देख के खाना पड़ेगी। क्योंकि नोट तो आपके पास होनी चाहिए। अभी बात ऐसा रहा ना, मैं हल्के बोल रहा हूँ, लेकिन बताऊँ तेजी बोल रहा हूँ, मैं नहीं। क्योंकि चलो ठीक है फिर आप लोग ठीक।